नॉर्मली काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट बुक टू रीड टू हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो मैं उसका आंसर एक ही देता हूँ, योर ओन चेक बुक। देखिए स्पेसिक्स तो देखिए, वो 94 प्राइस टू सेल्स पे आया है, प्राइस टू अर्निंग पे नहीं आया। आईपीओ आया उसका 1.7 ट्रिलियन का, अब वो कंपनी 2.5 ट्रिलियन की हो गई है। क्या वो सस्टेनेबल है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता सस्टेनेबल है। प्राइस इज वॉट यू पे एंड वैल्यू इज वॉट प्रमोटर अलाउज यू टू टेक। इफ प्रमोटर का इंटेंट नहीं है आपको पैसा बना के देने का, तो पैसा नहीं बनेगा। Eventually, price of a stock is a function of its earning. Earning double कर रही है with the expanding profitability margin. आपके profitability margin बढ़ रहे हैं और that earning is transforming into cash in the bank. Top line is your sales growth. Bottom line is your sanity, which is your earning growth. Cash in bank is true reality. Once you have the right themes or sectors, then you can make a value chain. So अगर आप मेरे से पूछते हो आज की डेट में, energy sector is one of my favorite sector. और जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर का, हम डेटा सेंटर्स को लेके हमने सोप्स दे दी हैं, टैक्स हेवन बना दिया इंडिया को 2047 तक। इतना बड़ा गेम हो जाएगा एनर्जी सेक्टर में, विच इज अनहर्ड ऑफ। वैल्यू चेन बनानी है आप। दूसरा डिफेंस कर दिया। What is happening in Middle East? Every country will step up their defense budgets. We have seen this. And हर कंट्री को F-15, F-35 नहीं चाहिए। हमारे यहाँ फाइटर जेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे यहाँ ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे यहाँ रॉकेट मैन्युफैक्चरर्स हैं। एवरेज एज इन इंडिया इज 31। काफ़ी लोग हमारे, हम इट्स अ यंग कंट्री। सो व्हेन यू स्टार्टिंग एट 30 एंड यू हैव 30 years विद यू, सो आप सोचिए किस तरह का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं 15% कंपाउंडिंग में। क्षितिज, वैसे ही छोटी कंपनीज जो होती हैं, पेनी स्टॉक्स होती हैं, वो कई बार अपर सर्किट हिट करती हैं। कोई अगर शॉर्ट टर्म न्यूज़ आ गया, जैसे मेलेडी के साथ हुआ कि लोगों ने पाले इंडस्ट्रीज को खरीदना शुरू कर दिया ये सोच के कि पाले एग्रो है, तो ऐसे सिचुएशन का बेनिफिट एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे ले सकता है? आई थिंक इसमें जैसे वो काफ़ी लोगों को लगता है ना फोमो, इसमें जोमो होता है। जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हर एक इन्वेस्टर कुछ इस तरीके से सोचता है कि कैसे कोई एक मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कर ले, कैसे कोई एक स्टॉक पिक कर ले जिससे कि उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी एकदम सक्सेसफुल हो जाए। बट इन रियलिटी क्या ये चीजें काम करती हैं? नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट किया है उनका फंडा थोड़ा अलग है। वो आज भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जो मेक श्योर करता है कि उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है और वो कम से कम मिस्टेक्स कर रहे हैं। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन। वेलकम टू मनी टॉक्स क्षितिज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके साथ ये पॉडकास्ट शुरू करने के लिए। बट सबसे पहले, इससे पहले कि हम ये समझें कि क्या प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट शुरू कहाँ से हुआ? कब आपने सोचा कि चलो इसमें अब एंटर करते हैं? मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में काम करता था एंड मैं तब गुड़गांव पोस्टेड था एंड मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड होता है एंड आप उसमें इन्वेस्ट करें। और तो पहली बार मैंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सिप्स शुरू करे। उसने बोला कि मंथली बेसिस पे 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। उससे पहले पोस्ट ऑफिस होता था जिसमें इन्वेस्टमेंट जाती थी, इंश्योरेंस होता था जिसमें मैं इन्वेस्ट करता था। तो जो पहली बार ये कब की बात है? 2003 की बात 2003 की बात 2003 की बात है। है। पहली बार जो उनकी एक कोलीग आई मेरे से इन्वेस्टमेंट लेने, तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि 12 चेक साइन करके दे दो। तब ECS मैंडेट वगैरह नहीं होता था बैंक में, तो अगर आपको अगर सिप लगानी होती थी, जितनी देर की सिप लगानी होती थी उतने चेक्स देने पड़ते थे। तो उसका जो नाम था फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन ब्लू चिप फंड, तो इतना बड़ा नाम, मतलब आप देखिए। तो मैं पहला एक चेक भरने में मुझे इतना टाइम लग गया, तो मैंने उसको बोला, उन्होंने मुझे देखा, कहते सर मैं चेक भर लेती हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। उसके 3 महीने बाद ही मेरे एक फ्रेंड थे, वो स्टॉक मार्केट में लगाते थे, उन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट खुलवाया और वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि IPOs आते हैं, IPOs में इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई रिमेंबर इट क्लियरली, तो आई थिंक पेट्रोनेट या किसी का IPO आया था, मुझे अभी याद भी नहीं है, मतलब जिसमें मैंने पहली बार अप्लाई किया, उनके कहने में अप्लाई किया। पर उसके बाद थोड़ा सा मेरा फोकस म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा रहा, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोसेस्ड चीज़ें हो जाती थी, स्टेटमेंट्स आपकी आती थी, आपको अपनी वैल्यू दिखती हुई बड़ी दिखती थी एंड मार्केट्स अच्छा कर रही थी 2004 तक। 2004 में सडनली
वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और वो फील गुड फैक्टर के नाम पे वो इलेक्शन पूरा था, पर वो इलेक्शन में सक्सेसफुल नहीं हुए तो मार्केट दोबारा टैंक करी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आई उसमें वो वैल्यू बहुत कम दिखी आई सारी की सारी। तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज, बट ठीक है, तब था कि दैट कुछ ना कुछ आई थिंक एक डिसिप्लिन वे में करते रहते हैं, क्योंकि ये पता चल गया था कि दैट आपको डिसिप्लिन वे में बने रहना है। वहाँ से मैं बैंक में ट्रांजिशन किया, मैंने HDFC बैंक में। वहाँ से मेरा कन्विक्शन ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को लेके और स्ट्रांग हुआ। तो उसके साथ मैंने एक HDFC के म्यूचुअल फंड में भी सिप साथ में शुरू करी, तब एक के साथ दूसरी सिप शुरू हो गई, तो जब आपने HDFC बैंक ज्वाइन किया उसके बाद आपने दूसरी सिप शुरू करी बैंक के बाद। पर यूजुअली मैंने देखा है बिगनर्स अगर उनके शुरुआती दौर में अगर बहुत बड़ा कोई ऐसी क्राइसिस आ जाए, जैसे आप 2004 की बात कर रहे हैं, राइट, तो आपको ये नहीं लगा कि शायद नहीं, हम नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की है? सो जो मेरे फ्रेंड विकास हैं जो उस समय चोलामंडलम में थे, अब उन्होंने जब ये मार्केट नीचे गई, अच्छा उनका एक्सपोजर उस समय वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट में थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोल दिया, तो उसमें क्या हुआ कि दैट ये चीज़ आगे चलेगी। तो मैं कई बार क्या होता है, यू गो विद द कन्विक्शन ऑफ द फ्रेंड। आई थिंक जैसे आज आप फ्लाई करके आई हैं बैंगलोर से, तो कई बार आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ता है। अब आप उस समय थोड़ी सोच रही थी कि ये पायलट चला पाएगा नहीं चला पाएगा, यू हैव ट्रस्ट ऑन दैट एंटायर प्रोसेस ना, कि हाँ भाई ये प्लेन टेक ऑफ होगा, पायलट चलाएगा, मैं दिल्ली लैंड करूंगी। समटाइम यू लीव दैट टू द पर्सन। सो कई बार आपको ना वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। आई नो मेनी पीपल वुड हैव थॉट कि दैट क्या फ़ायदा नहीं है इसका, निकल जाते हैं, पर मैंने वो पैसा बनता भी देखा और पैसा एवरेज आउट होते भी देखा, दोनों चीज़ें देखी। तो आई थिंक एंड मोर ओवर देन आई थिंक विकास अब मेरे पार्टनर भी हैं बॉम्बे में, मोर ओवर दैट वो पूरा जर्नी जो थी इनिशियली, क्योंकि उसमें पैसा इतना बन गया था, जब गिरा तो उतना नहीं गिरा। ऑब्वियसली मार्केट हैव टैंक फ्रॉम, यूल बी सरप्राइज, 17-18% मार्केट गिर गई थी जब सरकार नहीं आई तो। बट आई थिंक हैंड होल्डिंग उस समय ज़रूरी थी। बहुत लोग निकल भी गए होंगे, पर मैंने कई पोर्टफोलियोज में देखा था जहाँ पे ऐसा हुआ था कि दैट काफ़ी पैसा बना था लोगों का। तो उस समय ऑप्शंस क्या थी आपके पास? डिपॉजिट्स होते थे, डिपॉजिट में 8-9% मिल जाता था, डिपॉजिट्स में रेट होता था, बट द टाइप ऑफ रिटर्न जो इक्विटी मार्केट में मिलता था बहुत डिफरेंट था। और रुकने का बेनिफिट ये हुआ कि 2007 तक आपका एक सेकुलर बुल रन चला, उसके बाद तो बाजार रुका ही नहीं ना। 6 में ऑब्वियसली एशियन क्राइसिस के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, बट उसके बाद तो एक ऐसी रैली आई बिकॉज अर्निंग सपोर्टिव थी ग्लोबली और इंडिया में। सो इट वॉज नेवर लुकिंग बैक। ओके, एंड फिर उसके बाद जब 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसके सो आई थिंक सबके मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था। पैसा बन रहा था तो लगने लगा था अपने को सब आता है, तो स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स आल्सो, एंड जिस स्टॉक के बारे में न्यूज़ आ रही थी वही स्टॉक मैं बाय करता जा रहा था। मेरा पोर्टफोलियो में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, ये 3 तरह के स्टॉक्स थे। या काफ़ी हद तक रिलायंस, क्योंकि मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गया था HDFC बैंक के बाद, मैं उनके लिए रिटेल बिजनेस दिल्ली के लिए हेड करता था, तो यह रिलायंस की ग्रुप कंपनीज के स्टॉक्स थे। सो 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसमें जो एक तो होता है कि आपका पोर्टफोलियो मार्क टू मार्केट नेगेटिव होता है, पर मेरा पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक मोर देन 60% डाउन था, 60% प्लस डाउन था। मार्केट भी 67% डाउन थी, तो कुछ स्टॉक्स तो मतलब लिक्विड हो गए थे, ऐसे स्टॉक्स थे मेरे पास। दैट्स माय बिगेस्ट लर्निंग, दैट आई शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये OTC प्रोडक्ट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो, और करना भी है तो आप म्यूचुअल फंड में करो, खुद भी करना चाहते हो। सो मेरे पास तब भी एडवाइज़र था, आज भी मेरी कंपनी में मेरा एडवाइज़र है। सो एंड जिन लोगों को समझ आता है वो आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जाके खुद करें। सो आई एम नॉट प्रोपेगेटिंग कि आपको एडवाइजर के थ्रू करना है, बट आई एम सेइंग कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो आपको आज 21, 22, 23 में भी अच्छी लग रही थी, 24 तक अच्छी थी, आज वो 1.5-2 साल में अच्छी नहीं है। जबकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज भी बिकॉज एक मैनेज पोर्टफोलियोज हैं वो बेटर हैं। तो आई थिंक मेरी बिगेस्ट लर्निंग तो तब यही हुई। एंड नॉर्मली काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, कई पॉडकास्ट में मैंने बोला भी है, व्हाट इज़ द बेस्ट बुक टू रीड टू हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो मैं उसका आंसर एक ही देता हूँ, योर ओन चेक बुक। जब तक आप अपना पैसा खुद डिप्लॉय नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड ऑब्वियसली यू एंड अप मेकिंग लॉसेस। वो ट्यूशन फीस समझ लेना मार्केट की है, पर आई एंड अप पेइंग लॉट ऑफ फीस, तो यू शुड नॉट डू दैट। सो इफ यू वांट टू ट्राई दिस ऑल्सो, ट्राई विद अ स्मॉलर अमाउंट। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एज अ बिगनर
हमेशा आप सही नहीं चल सकते हैं, स्टार्टिंग के कुछ साल तो आपको लॉसेस बेयर करने ही होंगे। यस पर मैं कह रहा हूँ कि एज ए बिगिनर आपका पोर्टफोलियो 80-90% म्यूचुअल फंड्स ही होना चाहिए। अगर आपके पास समय है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप उनकी बैलेंस शीट्स कंपनी की पढ़ सकते हैं, उनकी एनुअल कॉल के थ्रू रिव्यू कर सकते हैं, आप उनके प्रोडक्ट बास्केट को समझ सकते हैं, उनके आपके पास एक्सेस से इनसाइड की मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, आपको वो ट्रेंड समझ आ रहा है। इतनी चीज़ों के लिए किसके पास समय है? हम अपने पास आज मेरे पास 5 रिसर्च एनालिस्ट हैं, हम उनके साथ मिलके टोटल 134-35 कंपनी कवर कर पाते हैं। इट्स नॉट दैट ईज़ी। और आप सिस्टम में या आप क्लॉड की हेल्प लेके या जनरेटिव एआई की हेल्प लेके कुछ करना चाहते हैं, वो बात अलग है, पर वो तो फिर बुकिश डेटा पॉइंट को इवैल्यूएट करना ही हुआ ना। उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर कितना एथिकल है? उसमें कैसे पता चलेगा कि दैट फ्यूचरिस्टिक कमेंट्री में क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन? आपको प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे पता चलेगा? कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे अगर आप कुछ चीज़ें को यूज़ नहीं कर सकते हो? मान लो किसी ने चप्पल बनाने की ब्रांड की कंपनी ने लिस्टिंग करी है और उसकी चप्पल अच्छे से बिक रही है, बट देयर आर सम कंप्लेंट्स ऑल्सो जो आपने अपने सर्कल में सुनी है। इफ यू वांट टू बाय दैट स्टॉक, best way is to go and see how's your experience as a customer. You go to that company, visit that shop, buy some stuff for yourself, check how they are behaving with you, check how things are happening, check whether the balance sheet acclaimed जो numbers हैं वो real cash में convert हो रहे नहीं हो रहे। कुछ चीज़ें आपको डेटा पॉइंट खुद चेक करने पड़ेंगे जो सिस्टम चेक नहीं कर पाएगा या आपका AI चेक नहीं कर पाएगा। AI is an enabler. It's not something which you can say okay fine AI ने बोल दिया तो मैं यही करूँगा। सो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट अगर आपने मूवी देखी हो, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो कुछ कंपनियां वो किसी क्लाइंट को बेच रहा होता है फोन पे, वो रियलिस्टिक बात थी, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। नॉट दैट यू विल बी एबल टू कवर ईच एंड एवरी कंपनी पोर्टफोलियो की, बट आई एम सेइंग जब इतने ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, एआईएफ है, आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट स्टॉक्स। मैं आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप स्टॉक समझ सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप लेवल 2 लेवल 3 जा सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर नहीं जा सकते हैं तो कीप योरसेल्फ ऑन द हायर सेंड और हायर ब्रैकेट ऑफ स्टॉक मार्केट विच इज लार्ज कैप। अगर आप नहीं कर सकते, स्टिल यू वांट अ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। अगर स्टॉक मार्केट को लेके लव नहीं होता किसी भी कंट्री में, तो आज देखिए ना, हमारे पास यूनिक म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर हैं 6 करोड़ ही हैं, पर यूनिक डीमैट अकाउंट 14 करोड़ हैं। बट ये बहुत वेटरन्स ने, एनएससी ने डेटा निकाला है दैट 95% ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट आर नॉट एबल टू बीट इंडेक्स आल्सो। तो सच है तो इंडेक्स फंड ले लीजिए। और आपने एआई का मेंशन किया, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे, मतलब मैंने देखा है आपके भी यूट्यूब पे एड्स आते होंगे कि एआई के थ्रू आप स्टॉक एनालाइज करो, और तो आपका क्या उसमें थॉट है? आई विश कि ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं उस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, एआई क्या, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अभी काफ़ी चीज़ें मैट्रिक्स हम प्राइस टू अर्निंग पे करते हैं। एआई ने प्राइस टू अर्निंग, लेट्स से किसी का मल्टीपल बता दिया 100 का प्राइस टू अर्निंग है, इट्स नॉट राइट। बट इफ इट इज सपोर्टेड बाय 45-50% ऑफ अर्निंग ग्रोथ, देन देयर इज नो इशू। अब लेट्स से किसी कारण से अर्निंग मल्टीपल जो है, अर्निंग जो है वो कम हो गई है, लेट्स से इट्स अ वीक क्वार्टर, ऑयल का किसी कंपनी है, अभी ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा कम हो गई है, अब वो अर्निंग कम हो गई है तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, तो वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बहुत ज़्यादा बताएगा, दिखाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कम है। जबकि आज ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ अर्निंग कम हुई है और प्राइस कम नहीं हुआ है, तो वो अर्निंग जब बढ़ेगी तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आपका कम हो सकता है, तो आपका उस कंपनी में बाइंग आ सकती है। तो ये चीज़ तो कोई नहीं बताएगा आपको। वही किसी कंपनी में, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, द अर्निंग हैज़ नॉट फॉलन एंड प्राइस हैज़ नॉट फॉलन, तो मल्टीपल इज लुकिंग रेलेवेंट, यू विल इन्वेस्ट देयर। बट वो पीक पे है अपना, आपका तो पीक पे है, तो पी आपको कम दिखेगा, ये तो बहुत सस्ती कंपनी है, क्योंकि ये तो, जबकि उसकी अर्निंग पीक पे है। लेट्स से ट्रैवल सीजन की कोई कंपनी है और उसका जून जुलाई वाला क्वार्टर है, सॉरी अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर है, वो पीक पे है, तो आपको दिखेगा यार ये तो बहुत रेलेवेंट है कंपनी, इसका तो पी बहुत कम है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ, जबकि वो उस समय इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको मैनुअली इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, जब तक आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। बहुत फंड्स हैं, क्वांट लेवल पे फंड चलते हैं जो मल्टीपल मार्केट्स को वैल्यूएट करते हैं, मल्टीपल कंपनीज को वैल्यूएट करते हैं, उस हिसाब से वो पैसा लगाते हैं। आई एम सेइंग फिर आप सिस्टम ड्रिवन ही चलो, फिर आप रादर देन डूइंग दीज स्टॉक्स आप फंड्स ही ले लो, क्योंकि फंड्स भी उसका इसी चीज़ स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू इट योरसेल्फ,
then you need to understand that these things can be enabler, whether AI or any other tool. They can't be influencing. They can influence your decision, but they can't be your final decision. एग्जैक्टली एआई को आप अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज कर सकते Yes. हो कि वो आपको एक फर्स्ट स्टेप बता दे Yes. कि कौन सी कंपनीज आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो, Correct. बट ऐसा नहीं है कि उसके कहने पे आपने किसी Yes. में इन्वेस्ट कर That's दिया, राइट? 100%. और चाहे ऐसा भी नहीं है कि वो 10 साल बाद भी ये पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, राइट? So there'll be a lot of quant based और AI based funds आएंगे आने वाले टाइम में, 100% आएंगे. So वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बनेंगे, पक्का बनेंगे. बट आप 100% वैसे फंड रखना चाहते हैं, वो इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी टू से नाउ कि दैट आप सबने आपने टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया कि हाउ थिंग्स विल वर्क, कि व्हाट टाइप ऑफ फंड्स आई हैव टू चूज. मुझे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं है बिल्कुल भी, मैं प्लेटफॉर्म ही कर देता हूँ. सो ब्लैक रॉक है, उसके ज़्यादातर फंड जो हैं वो आपका अलादीन जो उनका मॉडल है AI उसके ऊपर चलते हैं, उनका इन हाउस मॉडल है. बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट. मैनी पीपल विल इन्वेस्ट थ्रू दैट, एंड आने वाले टाइम में इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे. बट देन आपको एक्टिव प्ले भी होगा. जैसे इंडेक्स फंड्स हैं वैसे AI फंड्स हो जाएंगे, एक नई कैटेगरी हो जाएगी मे बी, पर आपके एक्टिव फंड्स भी रहेंगे जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा. सो येस, फॉर द पास इन्फॉर्मेशन दैट्स अ राइट थिंग टू डू. वॉट एवर द रिपोर्टेड नंबर दैट्स अ राइट थिंग टू डू. बट दिस कैन be a platform which can predict what is going to happen in future? No. आपका प्लेटफॉर्म है, लोग देखते हैं, इसलिए मैं बोलना भी चाहूँगा, आपका बहुत हार्ड अर्न मनी है जो लोग हमें सुन रहे हैं. आप प्लीज़ 4 बार सोचिए बिफोर गेटिंग इनटू ऑल दिस ट्रैप्स. एक बिजनेस है, वो 15-16% की अर्निंग ग्रो से ग्रो कर रहा है विद द एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन. तो आपका रिटर्न भी तो कॉम्प्लीमेंटिंग ही होगा, उतना ही रिटर्न आएगा. अगर आप सोच रहे हैं कि वो 15-16 से कर रहा है पर मेरा हर साल डबल हो जाए पैसा, ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. So you have to be realistic when you invest in a capital market. आपका बहुत अच्छा रहेगा पोर्टफोलियो इंडिया जैसी मार्केट को लेके, जो बहुत अच्छी मार्केट है, तो आप 15-16% से ग्रो कर पा रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड पोर्टफोलियो रिटर्न. मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरेज एज इन इंडिया इज 31. काफ़ी लोग हमारे, इट्स अ यंग कंट्री. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट 30 एंड यू हैव 30 years विद यू, सो आप सोचिए किस तरह का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं 15% कंपाउंडिंग में. 5 साल में डबल, 10 साल में 4 गुना, 15 में 8, 20 में 16, आपका 25 में 32 और 30 साल में आपका 64 टाइम्स रिटर्न हो जाएगा. वट एवर अमाउंट ऑफ मनी विच यू इन्वेस्ट नाउ. पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो पावर में है फॉर्मूला जो है, उसमें वो पावर में टाइम है, रिटर्न नहीं है. और 12% में भी ग्रो करेंगे तो भी बुरा नहीं है. 12% में भी अगर आप चलेंगे तो भी ऐसा कोई बुरा नहीं है. तो 30 साल में आपका 32 गुना होगा. पॉइंट इज दैट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट all these advertisements, all these news, all these शोर शराबा जो भी हम देखते हैं about around AI, it's for those platforms to earn money. AI is not bad, it is the future and we have to imbibe AI. जो लोग नहीं करेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. जैसे Y2 को आया था जब 2000 में मेंटर किए थे. You have to get in line with AI, बट उसको किस शेप में करना है वो आपको डिसाइड करना है. करेक्ट. और क्षितिज, कोई ऐसी कोई स्टोरी मतलब आपको याद आती है जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कि क्लाइंट के साथ कुछ हुआ, मे बी कोई एक बैड एक्सपीरियंस जो हमारे ऑडियंसेस के लिए एक लर्निंग की तरह से सामने आए? एक फ्रेंड के थ्रू एक फ्रेंड मिले थे मुझे, और 2019 में मैंने उनकी इनिशियली एंड अच्छी खासी सैलरी और बिजनेस फैमिली थी. तो 2019 में मैंने उनकी सिप के लिए मैंने को रिक्वेस्ट किया कि 2 लाख की सिप से शुरू करते हैं, मंथली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं. समा वो 50,000 पे, एंड मैं यही बोलता हूँ 20-25% ऑफ योर इनकम शुड गो इन सिप. इवेंचुअली 1 लाख की बात हुई पर उन्होंने 90,000 की सिप शुरू करी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फेब 2019 के आसपास की बात है, फेब या जैन 2019 के आसपास की बात है. सिप थी और 2019 में भी रिटर्न ज़्यादा बन नहीं रहा था. कुछ स्मॉल और मिड कैप एलोकेशन थी, फ्लेक्सी कैप थी, सब एलोकेशन थी, 5 फंड थे. 2020 में कोविड हो गया, तो जो 10 साल की सिप थी उनके रिटर्न ही 7-7.5% रह गए, तो 40% मार्केट गिर गया था एकदम. तो इसमें भी काफ़ी पोर्टफोलियो में आया. एंड देन तब वो आपको याद है गूगल मीट पे पार्टीज हुआ करती थी. सब गूगल मीट पे लॉग इन कर लेते अपने घर पे, एंड दैट्स हाउ पार्टी. तो बात हुआ, पैसा लगाया था, इससे अच्छा FD में ही रहते, उनके फ्रेंड के आगे कोई बोल रहा था. तो आप थे तब मैं उस कॉल पे था. अच्छा, तो मैंने कहा यार मार्केट्स हैं,
मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ, वो भी हुआ। तो ये बात है कोई अप्रैल के आसपास की। जुलाई में हमने बात दोबारा एक ऐसे करी, जब जुलाई में सब खुल गया था, वी मेट एंड ऑल दैट। अगेन दिस पर्सन स्टार्टेड टॉकिंग। सो फ्रेंड का, उनका कोई आगे फ्रेंड बोल रहा था तो कि ऐसे ऐसे पैसा लगाया था एंड आई थिंक एफडी में रहता तो बेटर रहता, देख मेरा एफडी में रिटर्न इतना आ गया। सो द गाय टोल्ड मी दैट फर्स्ट थिंग विच क्षितिज टोल्ड मी इज अबाउट सेविंग। मैं तो एक पैसा भी नहीं बचाता था, मैंने 90,000 सेव करना शुरू करा और 16-17 महीने में कोई 15-16 लाख के आसपास मेरे पास सेव करके अमाउंट आया। उस 16 लाख की वैल्यू 16,10,000 ऊपर थी, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 10,000 का गेन। कहता मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मेरा भी गेन कितना है, पहली चीज़ है एज ए डिसिप्लिन वे मैंने सेव करना शुरू करा एंड मेरी लाइफ उतनी बेटर होगी। देन दिस गाय कोटेड दैट कोविड में तो खर्चे एक्सपेंसेस, कहते बात कोविड की नहीं है, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हम अननेसेसरी करते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक डिसिप्लिन बनाया कि मेरा सेव होना शुरू हुआ और उससे क्या हुआ, आज मेरा रिटर्न बना नहीं बना वो सेकंड चीज़ है, मेरे पास 16 लाख रुपए के इन्वेंट्री में पड़े हुए अलग से। अब आई एम श्योर मार्केट है, चलेगी नहीं चलेगी, इसमें मेरे को अगर एफडी जितना रिटर्न भी बन गया ना, आई एम वेरी हैप्पी। ये बात है जब निफ्टी कोई 9-9,000 के आसपास होगी। उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। अगले 1.5-2 साल में उनकी सिर्फ चलती रही, अगले 1.5-2 साल में उस 16 लाख की वैल्यू 32 लाख थी। या 1.5-2 साल में आई थिंक 32 लाख की वैल्यू थी, क्योंकि उसमें स्मॉल और मिड कैप का एलोकेशन भी था अच्छा खासा। एंड देयर वाज लाइक फर्स्ट थिंग विच आई रियलाइज, विच इवन मैं आज ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे लगा था कि इन्वेस्टमेंट सबसे पहले जो डिसिप्लिन क्रिएट करता है वो सेविंग का डिसिप्लिन क्रिएट करता है। रिटर्न तो बात की बात है, रिटर्न तो बहुत बात की बात है कि हम रिटर्न जो जनरेट करेंगे नहीं करेंगे, पहले तो सेविंग का डिसिप्लिन जनरेट करता है, जो नॉर्मली पीपल आर नॉट सेविंग ऑन अ मंथली बेसिस। जब थोड़ा पैसा आया चलो इंश्योरेंस में डाल दिया, पहले ऐसे होता था डिपॉजिट में डाल दिया, अब तो लोग सेव ही नहीं करते थे। तो वो सबसे पहला क्या डिसिप्लिन करते हैं इन्वेस्टमेंट, सेविंग का डिसिप्लिन। दूसरा मंथली सेविंग का डिसिप्लिन। तीसरा चेकिंग ऑन योर एक्सपेंसेस। किसी की सैलरी मान लो 1 लाख रुपया है मंथली, किसी कारणवश उनकी सैलरी 80,000 रह गई, जस्ट एग्जाम्पल, आई डोंट वांट लोगों के बड़े, बट मान को रह गई, यू विल नॉट स्टॉप लिविंग। और आपके पास पता कि यू कांट चेंज अ जॉब राइट नाउ, आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करोगे, आप सेविंग में खर्चे को कम करोगे, सेव कम करोगे, सारी चीज़ें यू नो नॉट, कईयों के फिक्स होते हैं, एंड टू एंड सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, बट देन यू मैनेज थिंग्स। So when I go to college, I give examples. I first of all say that first thing which one should do is just cut on your expenses. First salary you're gonna get in your campus, start saving. So he said that मेरे लिए ये था, मेरा इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन बना, मंथली इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन बना, मेरे एक्सपेंसेस कंट्रोल हुए और मैं एक ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में आ गया। और उसके बाद रिटर्न, एज आई सेड, आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए फ्रॉम अ कंजर्वेटिव इक्विटी पोर्टफोलियो टू एग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो बिटवीन 12 to 15% का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए कैपिटल मार्केट से। एग्रेसिव में आपका 50% स्मॉल और मिड कैप फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम सेइंग इफ यू गेट 11% ऑल्सो, गिव मी और शेयर द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो लिक्विड एसेट में 11% आपको रिटर्न देगा विद द कैपिटल गेन ऑफ 12.5% आज की डेट में। सो आइडिया इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग, नॉट टू टॉक अबाउट कि कहाँ मेरा पैसा डबल हो। हैव अ डिसिप्लिन अप्रोच एंड गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। इट विल ग्रो मल्टीफोल्ड इफ यू आर गिविंग टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट्स। वेरी ट्रू, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन से पैसा आप साइड पे नहीं रख रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब किस तरीके से पैसा खर्च हो जाएगा। बिल्कुल। और लोग हमेशा, मैंने देखा इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कितना परसेंट हम रिटर्न्स जनरेट कर ले, पर इसका ये भी फायदा है कि इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके रिटर्न्स भी उतने नहीं आ रहे हैं बट फिर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न आ रहा है, आपको ये भी सोचना है कि वो पैसा आप कम से कम साइड में उसको होल्ड कर पा रहे हो, कहीं यहाँ वहाँ खर्च नहीं हो रहा। वो पैसा लिक्विड है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आप मान लो स्टॉक्स बाय कर रहे हो या म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो, आप एक्यूमुलेट कर रहे हो ना, आप नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हो। भाई 100 पे शुरू हुआ था सेंसेक्स, आज 80,000 के आसपास है, पिछले 2 साल से 80 के आसपास ही है, पर चलो है। निफ्टी आपका 1000 से शुरू हुआ था, आज आपका 24,100 के आसपास है। तो इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाती ही है, समटाइम इट्स एक्यूमुलेशन फेज। तो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड दैट डिसिप्लिन। सो आई एम अल्ट्रा मैराथनर, आई रन लॉन्ग रेसेस। सो अगर मैं उस समय 100 मीटर 200 मीटर फास्ट रन करने के बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं इसे लंबा रेस को कैसे चलाना है मुझे। इन्वेस्टमेंट जर्नी भी आपकी वैसी है, बट जर्नी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी डेस्टिनेशन।
सो आई वॉन्ट टू एन्जॉय दैट एवरी 1 किलोमीटर. अगर मैं 1 किलोमीटर बहुत फास्ट भाग लूंगा, अगले में मुझे क्रैम्प्स आ जाएंगे, मैं बहुत स्लो भागूंगा. तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. सो वी रन विद द सेम पेस, चाहे वो थोड़ा स्लो. हाँ, बाद में थकान हो जाती है, मे बी स्लो डाउन इन लास्ट, बट जैसे आप फिनिश लाइन आपको पता है 2-3 किलोमीटर में रह गए, अगेन यू पिक अप अ स्पीड. सो इन्वेस्टिंग भी वैसे होनी चाहिए आपकी हमेशा. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज फार बेटर देन एक्सीलेंस. एक स्टॉक डिस्कवर कर लिया जो 1 साल में डबल हो गया, उससे अच्छा है कि आप डिसिप्लिन रहे और आप मंथली बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते गए, एंड देन यू सी द रिजल्ट्स. एंड सबसे सबसे भारी काम आज के समय में यही है कि पेशेंस रखना. यस. कि ये नहीं कि मैं बस अगले महीने अगले साल ही मैं लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं. ये तो एक बस सोचने की बात है. ये बनेगा ना, बनेगा ना. आप समय दोगे तो बनेगा. आप 15,000 की सिप करो मंथली बेसिस पे, 15 साल के लिए चलाओ. अगर वो 15% में कमाउंड होगी तो 15 साल में करोड़पति बन गया. आपने दिए 27 लाख रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. रूल ऑफ 15 बोलते हैं इसको. बट आपको वो 15 साल लगेंगे, उतना टाइम आपको लगेगा. एक प्रोसेस है विच यू हैव टू गो थ्रू इट. और वॉरेन बफे का भी मानना है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड. तो एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली में कोई कभी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, उसको शुरू करना है पहली बार, एंड उसके पास शायद है भी नहीं कि वो किसी फंड मैनेजर को उस चीज़ के लिए हायर करे. तो उस केस में कैसे वो किसी बिजनेस या किसी स्टॉक को डीपली अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है? इसके 2 पहलू हैं. आप बार बार बोलेंगे मैं म्यूचुअल फंड प्रोपगेट करता हूँ कि मैं चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ. अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले समझिए आपको ये जो जार्गन्स हैं, पीबी, ईवी, टूबेटा, ये बहुत बाद में आते हैं. पहले आप समझिए कुछ बेसिक चीज़ें आप कर लीजिए, जो भी आप फंड में, आप जिस भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो बेसिक चीज़ में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि आप उस प्रोडक्ट को समझिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. उस इंडस्ट्री को समझिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. उसके टॉप प्लेयर्स को समझिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. उसका आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. उस कंपनी की अर्निंग कॉल सुनिए क्वार्टरली, उसकी बैलेंस शीट पढ़िए. अगर पॉसिबल, अगर कोई लेट्स से कोई रिटेल कंपनी का प्रोडक्ट है, कुछ है, उसके स्टोर को विजिट करिए. अब देखिए किस तरह का स्टाफ का बिहेवियर है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कैन यू विल लाइक टू बाय और नॉट. आप ये 5-6 चीज़ें करिए अपने एंड पे. उसका फिर एक नोट बनाइए आप अपने एंड पे जो आपको समझ आता है. कोई भी इस चीज़ को कोई भी कर सकता है. ऐसा नहीं कि दैट किसी को CFA या CA होना पड़ेगा. मैंने अभी तक, अब मैं बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रही है आपसे. आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप समझ सकते हैं कि एक बैलेंस शीट को भी कैसे पढ़ा जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जा सकता है. आपने जब ये कर लिया, एंड इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन दैट कंपनी टू अ 15-year-old, तो आपको बिजनेस समझ आ रहा है. दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट बिजनेस. नाउ in that business, when you look into it, so take example, and this is just an example per se. ये मैं बात कर रहा हूँ, टाइटन की बात करते हैं. वो टाइटन इसलिए आता है, कल रात को मैं वो टाइटन की सीरीज देख रहा था. What a series, मतलब. And I'm not here to propagate Titan stock or series, but I was just saying that Titan की बात कर रहा था. मतलब एक ड्रीम इंडिया का कि अपनी अच्छी घड़ी हो, हाई एंड घड़ी हो, हम बनाएं. अब वो ज्वेलरी बना रहा है. उसकी इंडस्ट्री जो है, प्रोडक्ट क्या है, ज्वेलरी है. 80% तो ज्वेलरी है, वॉचेस हैं, आईवेयर है और एथनिक वेयर आपका बना रहा है. 4 चीज़ें कर रहा है. इंडस्ट्री उसकी 100 बिलियन के आसपास है, पर ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है. ज़्यादातर गोल्ड आप देख लीजिए, इंडिया में एक ट्रांजिशन चल रहा है हर फील्ड में, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का. उसमें कैन दिस कंपनी कैन गेन? यस. क्यों गेन करेगी? क्योंकि यहाँ पे आपको अश्योरिटी आती है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की, कि हाँ कोड फेक नहीं होगा, टाटा का नाम है. आपको कस्टमाइजेशन मिलते हैं, डिज़ाइंस मिलते हैं, आपको वेरियस स्कीम्स मिलती है टू इन्वेस्ट इन योर टाइटन गोल्ड ऑल्सो. जो तनिष्क में आप देखिए 11 महीने की आप सिप्स दीजिए, 1 महीने की हम डालेंगे. अब उन्होंने बंद कर दी, पर पहले बहुत ज़्यादा चली, एंड बहुत फीमेल्स इन्वेस्ट करती थी मंथली बेसिस पे. तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी उन्होंने. तो यू ट्रस्ट द ब्रांड, यू ट्रस्ट कि गोल्ड है तो आपके पास होना चाहिए, रिलायबल नाम होना चाहिए. टाटा का ब्रांड इमेज है तो वो है. उसके कंपटीशन में देखिए क्या है आपका, जैसे सेनको है, फ्यू अदर नेम्स आर देयर, एंड नथिंग अगेंस्ट सेनको एंड अदर नेम. आई एम सेइंग दैट कंपनी की मैं पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ.
कल को अगर ये कंपनी यहाँ से 10 टाइम्स हो जाती है, क्या उसमें टाइटन गेन कर सकता है शेयर? हाँ, कर सकता है। मैं तो एक फैक्चुअल्स बात कर रहा हूँ आपसे। ऑर्गेनाइज जब लोग होंगे तो क्या वो ज़्यादा बेटर प्लेयर से स्टफ लेना चाहेंगे? हाँ, लेना चाहेंगे। अनऑर्गेनाइज से जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है इसके लिए। अब क्वेश्चनेबल क्या है चीज़? क्वेश्चनेबल ये चीज़ है कि दैट गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़े रहे, कैन पीपल कैन स्विच फ्रॉम दिस मेटल टू सम अदर मेटल फॉर न्यू परचेज? यस, पॉसिबिलिटी है। या लेट्स से जिस तरह का हम जीडीपी का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर सम रीज़न वो ग्रोथ नहीं आया, और जो आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसे हम बोलते हैं, विच इज़ ऑन द विश ऑफ कि अब मेरे पास सब कुछ पैसा सब अलग है और मैं उसे बाय करना चाहता हूँ, उतना डिस्क्रिशनरी पैसा नहीं हुआ हाथ में, तो ये इंडस्ट्री हिट हो सकती है? तो हाँ, हिट हो सकती है ऑन अ नेगेटिव साइड। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। एक चीज़ तो बहुत चीज़ें प्लस माइनस करके आप एक कंपनी को जब एनालाइज करते हैं, देन यू विल रियलाइज हाँ ठीक है, नाउ दिस इज अ कंपनी विच आई विल लुक इनटू इट। और एकदम सिंपल तरीके से अगर स्टेप वाइज अगर इस चीज़ को हम डिकोड करें कि स्टेप 1 हो गया कि मार्केट में जाके आपको कोई भी बिजनेस को आप पिक करना है, उसको समझना है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री है, टॉप प्लेयर्स उसमें, उसके बाद बैलेंस शीट उसकी, अर्निंग कॉल्स उसकी, एनी रेड फ्लैग्स इन द पास्ट अबाउट द मैनेजमेंट, टैम बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है, और लास्ट में आपका हो गया इफ एनी डाउट्स अबाउट द बिजनेस, एनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उसको आप देख लीजिए। ये बेसिकली 7-8 चीज़ें हैं। एक चीज़ आती है जो आई थिंक इसमें लागू नहीं होगी टाइटन में, वो है इकोनॉमिक मोट, बिकॉज देयर आर नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरीज विच आर कमिंग, दे हैव वेंचर्ड इनटू डायमंड ऑल्सो, अब लैब ग्रोन डायमंड्स भी आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मोट उन बिजनेसेस में होती है जिनका जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब आप कोई रॉकेट बना रही है कंपनी, कोई कंपनी ड्रोन बना रही है, सो ड्रोन में दे कैन बी ए कॉम्पिटिशन विच कैन कम, पर रॉकेट में कॉम्पिटिशन कैन बी कम। फाइटर जेट्स बना रही है, कितना कॉम्पिटिशन आ जाएगा मुझे बताइए। आज तक 2 ही वर्ल्ड की कंपनियां जो हैं आपकी एयरप्लेन्स बना रही हैं, कितना कंपटीशन आ पाया उनके अंदर। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोट ओरिएंटेड होती हैं, उनको आप तोड़ ही नहीं सकते हो। तो ये 6-7 चीज़ें आप करोगे, देन यू नो यू विल बी एबल टू कम टू नो कि दैट काफ़ी यू कैन बी वेरी क्लोज। देन यू लुक एट ऑल दीज फिगर्स कि वेदर इट्स अ राइट वैल्यूएशन एट व्हाट दिस बिजनेस इज अवेलेबल। सो वो फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। शुरू बेसिक से ही करना है सारी। वैसे ही आपने टाइटन का जैसे मेंशन किया, तो राकेश झुनझुनवाला का टाइटन फेवरेट कंपनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे उसमें। वैसे ही आपकी कोई क्या फेवरेट कंपनी है जो पहली थी, या आप भी शायद आपको लगता है कि बहुत पोटेंशियल है जिसमें? सो आई रिप्रेजेंट कंप्लीट सर्कल, दिस इज माई कंपनी। सो फेवरेट कंपनी तो मेरी अपनी कंपनी है विच इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी। आई विल नॉट टॉक अबाउट कंपनीज, मैं आपको सेक्टर्स बता सकता हूँ मेरे फेवरेट सेक्टर्स क्या हैं। सेक्टर्स बताइए। बिकॉज आई थिंक अगेन आई विल प्रोपगेट दैट पीपल शुड लुक एट फोकस एट सेक्टर्स एंड उनका वैल्यू चेन फिर बनाए। सो अगर आप मेरे से पूछते हो आज की डेट में, एनर्जी सेक्टर इज वन माई फेवरेट सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर में क्या आ सकता है? रिन्यूएबल है आपका, थर्मल है आपका, आपका पावर ग्रिड्स हैं, आपका ट्रांसमिशन स्टेशन है, आपका बैटरीज हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर्स हैं, आपका केबल लाइंस हैं, क्या नहीं आता आप देखिए। और जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर का, हम डेटा सेंटर्स को लेके हमने सोप्स दे दी हैं, टेक 7 बना दिया इंडिया को 2047 तक। इतना बड़ा गेम हो जाएगा एनर्जी सेक्टर में विच इज़ अनहर्ड ऑफ। 3% डेटा सेंटर्स इंडिया में हाउस करते हैं, 20% डेटा यूज़ करते हैं ग्लोबली। आपको मिडिल ईस्ट के डेटा सेंटर भी आते दिखेंगे इंडिया में। सो आपको डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, आपको आगे AI को यूज़ करने के लिए, जिसका हमारी सबकी लाइफ में अब बहुत इंपॉर्टेंस आता जा रहा है, आपको एनर्जी तो चाहिए। तो जितनी एनर्जी हमने 2027-28 के लिए प्लान कर दी, उतनी हम अब कंज्यूम कर ही रहे हैं। सो दिस एंटायर सेक्टर एंड थीम विल डू फैंटास्टिकली वेल। सो वन दिस सेक्टर is there, and then there is a value chain. Different businesses are there who are managing different value chain. Second is ecosystem around your data centers. Again, that's very important and futuristic thing. You need wafers, you need chip manufacturer, you need transformers, you need coolant, you need batteries, you need EPC companies to raise data centers. You need transformers, you need cables. सो बहुत सारी बिजनेसेस आपके आएंगे जो डेटा सेंटर्स में आएंगे, जिसके लिए आपको एक पूरा
पूरा वैल्यू चेन बनाना पड़ेगा कि कौन से बिजनेसेस इससे बने। आप जो भी पास में देख रहे हैं किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो आगे सस्टेन करेगा नहीं करेगा। दूसरा, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? पावर, डेटा सेंटर लिंक हो गए सारे के सारे। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग। वी आर अ यंग कंट्री। अभी ना हमारे एंड पे सर्विस का रोल प्ले बहुत ज़्यादा है, 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी है। इंडिया इफ एक्चुअली वांट टू ट्रांसफॉर्म एंड यूज द पावर ऑफ दिस यूथ, तो हमें पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑल्सो। सो दिल माई सेंसेस एंड देयर बी लॉट ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स जो आपकी ऑपरेट होंगी। सो मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को यू कैन डिवाइड बिटवीन डिफेंस, यू कैन डिवाइड ऑटो, डिफेंस, ऑटो, योर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग देखिए आज। इन तीनों को आप डिवाइड कीजिए। अब आप ऑटो में वी आर मेकिंग ऑलमोस्ट सेलिंग सेम नंबर ऑफ कार जो कोविड से पहले थी, 1.5-2 लाख ऊपर है। चाइना में 2 करोड़ गाड़ी बिकती है, हमारे यहाँ 43 लाख गाड़ी बिकती है। सो द स्कोप इज इमेंस, इट्स ह्यूज। सो ऑटो में यू हैव टू लुक एट OEMs, यू हैव टू लुक एट सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी पर कार किट वैल्यू ज़्यादा है, उनको देखिए। स्मार्ट चीज़ों में कौन काम कर रहा है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन काम कर रहा है, लॉकिंग सिस्टम में कौन अच्छा है। तो आपने एक ऑटो थीम, पहले तो आपने ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग थीम बनाया, उसके बाद सेक्टर ऑटो चुना, फिर उसके नीचे प्रॉपर एक वैल्यू चेन बना दिया, कौन सी कंपनी का बेनिफिट होगा। SUV किसका सबसे ज़्यादा बिक रहा है, आपने यूज़ किया तो आपसे बेटर कोई उसका एडवर्टाइजमेंट करने वाला कोई है ही नहीं है। तो ट्रैक्टर सेल्स में कौन अच्छा है, ट्रक सेल्स में कौन अच्छा करेगा आने वाले टाइम में, स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम में कौन काम कर रहा है, EV सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एवरीथिंग, बैटरीज कौन दे रहा है। सो विद रिगार्ड टू ऑल दीज OEMs एक टर्म यूज होती है पर कार किट वैल्यू। किसका पर कार किट वैल्यू ज़्यादा है? मान लीजिए दे आर 4 सप्लायर्स टू अ कार मैन्युफैक्चरर, पर कार किसका सबसे पर कार किसका 35,000 का जा रहा है, किसका 30,000 का जा रहा है, वो आपने डिफाइन कर दिया। तो वैल्यू चेन बनानी है आपको। दूसरा, डिफेंस कर दिया। What is happening in Middle East? Every country will step up their defense budgets. We have seen this. Then हर country को F-15, F-35 नहीं चाहिए। You buy for all the products. So you have players. हमारे यहाँ फाइटर जेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे यहाँ ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे यहाँ रॉकेट मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये बिजनेस जो मैं इकोनॉमिक मोड की बात कर रहा था अभी 10 मिनट पहले, ये बिजनेस इकोनॉमिक मोड के बिजनेस है। एंड कंट्री का क्लियर कट फोकस है दैट वी हैव टू स्टेप अप आवर एक्सपोर्ट्स ऑन डिफेंस। और आप आज हम नेट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नीस में थे मीटिंग के लिए, एंड फ्रांस के साथ वी आर अबाउट टू मेक अ वेरी बिग डील विद रिगार्ड टू रफाल। उसमें दे आर गोइंग टू बाय इन लिeu ऑफ दैट दे आर गोइंग टू बाय मिसाइल्स फ्रॉम अस। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वी आर स्टेपिंग अप टू अ लेवल जहाँ पे हम एक्सपोर्ट में बहुत क्लियर कट फोकस करके चलेंगे। नोबडी हैज थॉट ऑफ दैट कि हम इतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। So defense another name which will do very well as a manufacturing theme. तीसरा थीम ऑटो हमने कर लिया, डिफेंस कर लिया। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है आज की डेट में, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स। अब इंडिया इज नॉट कॉपिंग थिंग्स। अब हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपने एंड पे R&D भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप बैठेगा। डोमेस्टिक तो आपकी डिमांड है ही है, साथ में देयर बी लॉट ऑफ डिमांड कमिंग अप फ्रॉम अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। अफ्रीका इज एट ए सेम स्टेज जहाँ पे हम लोग 1980 में थे, तो वो भी अब पूरा का पूरा रिवैम्प कर रहा है आपका। सो आई थिंक वी शुड लुक एट व्हाट ऑल बिजनेसेस कंपनीज विच विल डू वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फार्मा। फार्मा इज एट ए वर्ज ऑफ इट्स एक्सपोर्ट लेवल, जहाँ पे you will see many of the businesses will discover new molecules also. अभी हम API और CDMO के ऊपर हम डिपेंडेंसी हमारी एक्सपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा है। जेनरिक ड्रग्स का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे, बट आपका डोमेस्टिक डिमांड है ही है। बाकी अदर कॉन्टिनेंट्स विल ऑल्सो ओपन अप। US पे डिपेंडेंसी जो हमारी है वो तो है, बट अब और चीज़ें भी खुलेंगी साथ में आपकी। सो फार्मा इज एट दैट लेवल जहाँ पे आपका IT था 90s में। इट कैन बी एज बिग एज ए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एज IT फ्रॉम इंडिया। सो 3-4 चीज़ें हैं, उस पर क्लियर कर फोकस करके आप करो काम। अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर, बट आई एम सेइंग जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स को लेके है आपका, वो ऑटो मैन्युफैक्चर में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक व्हेन यू प्ले द एंटायर थीम, सो यू नो यू विल गेट द रियल जिस्ट ऑफ इट। तो ये 3 थीम्स हैं जो मुझे लगता है कैन डू वेरी वेल फॉर इंडिया। ओके क्षितिज, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, इनमें क्या कोई ऐसा, अगर हमको मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करना है, तो क्या कोई ऐसा ऑपरेशनल पैटर्न है या कोई क्वालिटेटिव साइंस हैं जो डिफाइन करते हैं कि हाँ ये शायद नेक्स्ट पोटेंशियल बनने वाला है? देखिए,
मल्टी बैगर ना हमेशा आप हाइंडसाइट में यूज़ करते हो कि दैट अब आगे अब मल्टी बैगर कौन होगा आई डोंट नो, बट मैं ये बता सकता हूँ दैट ऑलवेज लुक एट कि किस स्पीड पे कंपनी अपनी अर्निंग डबल कर रही है. इवेंचुअली प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज अ फंक्शन ऑफ इट्स अर्निंग. अर्निंग डबल कर रही है विद द एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन. आपके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ रहे हैं और दैट अर्निंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कैश इन द बैंक. सो टॉप लाइन इज वैनिटी, bottom line is sanity. Top line is your sales growth, bottom line is your sanity, which is your earning growth. Cash in bank is true reality. एक बड़ी कॉमन सेइंग है, ये इनाम के अपने जो हेड हैं जितिन दोषी साहब ने मुझे एक बार ये किसी डिस्कशन में बोली थी बात, एंड मेरे जहन में बैठ गई थी ये कि बॉस इवेंचुअली अगर अर्निंग ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रही है कैश फ्लो में तो वो अर्निंग में कुछ क्वेश्चन मार्क है. तो आई थिंक लुक फॉर बिजनेसेस विच आर डूइंग दिस, जहाँ पे अर्निंग ट्रांसफॉर्म हो रही है और जो अपनी अर्निंग डबल कर रहे हैं. तो देयर इज अ बिजनेस, देयर आर बिजनेसेस जिन्होंने पिछले 10 साल में अपने अर्निंग को 10 टाइम्स कर लिया. कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? एग्जांपल के मैं उनो मिंडो बताता हूँ आपको. 160-162 करोड़ के आसपास का उनका ईयरली अर्निंग था. अभी कोई 1600 के आसपास का अर्निंग है साल का उनका. तो 10 टाइम्स किया. शेयर का प्राइस जो 27 टाइम्स हो गया आपका. दूसरा एक और कंपनी, अगेन दीज आर एग्जाम्पल्स ओनली, देयर आर नो रिकमेंडेशन. देयर इज वन मोर कंपनी इन द पोर्टफोलियो विच इज स्मार्ट ऑटो लॉक सिस्टम, एंड दैट कंपनी हैज ऑल्सो इन 4 years टाइम हैज क्वाड्रपल इट्स अर्निंग. इसका शेयर प्राइस 3.5 टाइम्स हो गया. सो यू नो इन सबका कैश फ्लो सबसे ज्यादा रहा है. अर्निंग्स, कैश फ्लो तो और कैश फ्लो में ट्रांसफॉर्म हुआ ही है, वो तो गिवन है. बट आई एम सेइंग मेन आप अर्निंग पे देखते हो, बिकॉज इवेंचुअली एक कंपनी अगर 17-18% से ग्रो कर रही है उसका शेयर प्राइस उसके आसपास रहेगा. पहला एग्जांपल दिया मैंने, 10 टाइम हुआ तो वहाँ पे वो 27 टाइम प्राइस हो गया उसका शेयर का. यहाँ पर क्योंकि इतना फास्ट मूव किया 4 टाइम्स हुआ पर शेयर का प्राइस 3.5 गुना हो गया, पर इन लाइन विद अर्निंग है. आपको अर्निंग का मल्टीपल देखना ही है, क्योंकि मार्केट्स में आपको जो मल्टीपल मिलता है ना वो इस हिसाब से मिलता है कि आने वाले टाइम में भी आप उतना अच्छा करोगे, क्योंकि मल्टीपल तो आप फ्यूचर का दे रहे हो. आप तो अब जब आज बाय कर रहे हो कोई शेयर को तो आप देख रहे हो कि हाँ वो आने वाले टाइम में अच्छा करेगा तभी आप बाय कर रहे हो. दिस इज हाउ इट इज. सो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू लुक एट इज, आप जो मल्टी बैगर की एड बता रहे हैं, नॉट दैट आई नो आज मल्टी बैगर कौन होगा, बट सबसे पहला पार्ट जो है वो कितनी फास्ट स्पीड पर अपनी अर्निंग डबल कर रही है विद एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, एंड द अर्निंग पार्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फ्री कैश फ्लोज. कैश फ्लो एंड इवेंचुअली फ्री कैश फ्लोज. Got it. Second, which is very important, is that promoter is visionary. Because eventually, if promoter is not visionary and learning and not ready to pivot if the time has required that, then वो business बहुत time तक नहीं चल पाएगा. Third, the most important point again is that business is innovating. If AI is the future, then you come what may, whether you love me, hate me, you can't ignore me वाला हिसाब है. आपको मुझे adopt करना पड़ेगा अपने system में with whatever requirement you want, but you can't say that I can't have AI in the process. You have to adopt that. So there's a company called Bosch, Germany में है. So I was for one of my run, I was in Berlin. I visited a couple of my friends there. They have a technology where their fridge are AI enabled. वहाँ पे they keep on learning on it's a generative AI, keep on learning on a daily basis. कि मान लीजिए आपका एक प्रोसेस है, आपके घर में आपके फ्रिज में रोज 2 लीटर दूध आता है, एक ब्रेड आती है, कुछ अंडे आते हैं, whatever stuff which come, it keeps on learning on a weekly basis. प्रोग्रामिंग करता है, डेली बेसिस प्रोग्रामिंग करता है, और कार फूड के साथ अटैचमेंट है उसका. इवेंचुअली इट कैन प्लेस ऑर्डर बाय इटसेल्फ. उस लेवल पे टेक्नोलॉजी है. नाउ यू कैन स्विच ऑन योर एसी ना, आप यहीं से एसी ऑन कर सकते हो ना, कार का भी अपने घर का भी. सो all I'm saying is that you have to imbibe a technology as a part of your entire process. Another thing, the most important point, irrespective of कितना भी रिटर्न बन जाए. So आप वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं, उनका एक कहावत ये भी है कि the price is what you pay and value is what you get. मैं उसको थोड़ा ट्वीक कर रहा हूँ. Price is what you pay and value is what a promoter allows you to take. सो एथिक्स पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितना भी अच्छा बिजनेस हो, आज हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंपनीज के, सेम सेक्टर की कंपनीज के, जहाँ पे द बिजनेस सबके लिए उतना ही अच्छा था, पर कुछ कंपनीज फैंटाब्लास्टिकली अच्छा करें, कुछ डिफंक हो गए. इफ प्रमोटर
का इंटेंट नहीं है आपको पैसा बना के देने का, तो पैसा नहीं बनेगा। तो बहुत मैटर करता है कि प्रमोटर की Yes. सोच कैसी है, एथिकली वो कितना सही है। वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एथिक्स ही पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एथिक्स है। CFA का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो CFA लेवल 1 में सबसे पहला चैप्टर जो एथिक्स है। इफ एथिकली देयर इज समथिंग व्हिच इज क्वेश्चनेबल देन यू शुड अवॉइड दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी टेम्पटिंग कुछ ना, यू शुड अवॉइड दैट। बिकॉज आप कितना भी वैल्यू उस कंपनी में देख रहे होंगे कि हाँ ये तो बहुत डीप डाइव है, इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, ये सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है, इसकी बाकी कंपनी इतना अच्छा कर रही है, वो पैसा नहीं बनेगा वहाँ पे, आपका डूब भी सकता है। तो बहुत कुछ प्रमोटर पे भी डिपेंड करता है। बहुत कुछ क्या मतलब इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो इन ऑर्डर ऑफ यू नो यू हैव लुकिंग एट बिजनेसेस विच आर ग्रोइंग एट फास्टर अर्निंग ग्रोथ with expanding profitability margin and transforming that into cash flows, the earning part. अगर वो कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो वो भी क्वेश्चन मार्क है। पैसा जा कहाँ रहा है अगर अर्निंग्स आ रही है? अगर अर्निंग्स आ रही है फिर भी लिक्विडेशन हो रहा है, प्रमोटर अपना शेयर बेच रहा है, अ गुड प्रमोटर विल ट्राई टू बाय बैक इट्स शेयर, दैट विल मेक माय पोजीशन मच स्ट्रॉन्गर। So first part is this, second is innovation part in the business, third is your learning mindset of the promoter, fourth is the ethics part, and then there is a scope of growth की business आगे फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है। हम इसको माइल्स बोलते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी डिफाइन करती है। M is for margin of expansion and safety, I is for innovation in the business, L is for learning mindset of the promoter, E is for ethics, and S is scope of growth. You filter out ये 5 स्कोप। अगर आप किसी मल्टीबैगर को देख रहे हो और मल्टीबैगर फिर भी हो सकता है वो मल्टीबैगर नहीं बने, मैं ये भी बता सकता हूँ, बट ये एक पैरामीटर मुझे लगता है कि दैट एक गिवन पैरामीटर है विच वन कैन यूज टू, एंड देन यू कैन हैव योर ओन फिल्ट्रेशन एट व्हाट प्राइस यू वांट टू बाय दिस कंपनी नाउ। मेक सेंस। इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी अच्छा बिजनेस है, आप उसका ऐसा मल्टीपल नहीं देना चाहोगे कि कभी दोबारा आए नहीं। अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स रहना सही है, या फिर इससे ज़्यादा हैं तो फिर आप ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हो? मुझे लगता है पोर्टफोलियो आपका स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का, इन्वेस्ट, डिपॉजिट जो भी है, ऐसा होना चाहिए जो एक पेज पे दिख जाए। अच्छा, एक पेज में आप मान लो 40, 45, 50, जिसमें 20-25 स्टॉक्स हो सकते हैं, 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डिपॉजिट्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, आई थिंक AIF PMS हो सकते हैं। तो आई एम सेइंग पॉइंट इज उतनी कंपनीज आपके पास डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जितनी आप स्टडी कर सको, जितने आप समझ सको ये सेक्टर्स पे आपको कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि आपके कहने पे, मेरे कहने पे, किसी कहने पे जाके आपने कल को XYZ स्टॉक ले लिया। और आप नहीं समझ सकते हो, किसी ने बोल दिया है, आप टेक्निकल बेट ले रहे हो, फिर टैक्टिकली प्ले करके उसे एग्जिट कर लो। तो इज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, इज अ टेक्निकल बेट्स व्हिच यू प्ले। सो कहने को है, कई इन्वेस्टर्स के पास 100 स्टॉक्स रहे हैं, आज बफेट साहब का 40% एक्सपोजर एप्पल में ही है। सो डिपेंड करता है कि दैट आपको आपके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या सूट करता है। बट इफ यू आर हैविंग 100-150 और मे बी मोर देन 50-60 कंपनीज, आई डोंट थिंक दैट इंडिविजुअल कैन ट्रैक दोज मेनी कंपनीज। आई डोंट थिंक सो, मैं ही नहीं कर सकता, मतलब जबकि हमारे पास रिसर्च इंजन है, सब चीज़ें हैं। वी ट्रैक 134 कंपनीज बट 7 of us, 5 people and 2 of us together we do that. I don't think so it's easy and doable. और चार्ली मंगर की भी एक सेइंग है जिसमें वो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत बहुत सही बोला। इनफैक्ट मैं लकी रहा, 3 बार मैंने AGM अटेंड करा है बर्कशायर हैथवे में, अपना ओमाहा जाके उनका, एंड मंगर साहब को और बफेट साहब को सुनने को मिला है। आई फील ब्लेस्ड, द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस देम, एंड होनी भी चाहिए। और जो वो बोल रहे हैं, आप समझिए, आप डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं कई बार। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा कन्विक्शन इस स्टॉक में है कि नहीं, इसलिए आप कुछ और स्टॉक्स बाय करना शुरू कर देते हैं। अगर कन्विक्शन है आपका, देन उसी में रहिए ना। और आप सोचें मैंने तो इसको 4 रुपये में लिया था, 40 रुपये में लिया था, 400 रुपये में लिया है। अरे पर आपने इसलिए लिया कि आपको भी दिख रहा है उसकी 1 लाख की जर्नी है। तो जब जितने पैसे हैं उसमें डिवाइड करके उन्हीं स्टॉक्स में या उन्हीं फंड्स में चाहिए आगे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट येस, कुछ लोगों का स्टाइल होता है, तो देयर आर फंड जहाँ पे 50-60 स्टॉक्स होंगे आपके। सो बट आई एम सेइंग, बट जो भी आप स्टॉक्स ले रहे हैं, अगर आप रिव्यू कर सकते हैं तभी आप बास्केट में लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर मत लीजिए। मेक सेंस क्योंकि अगर, पर क्या ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि सारे स्टॉक्स को स्टडी करना? और
क्योंकि कई कई लोग ऐसा भी करते होंगे ना कि 2-3 स्टॉक्स दूसरों के कहने पे उन्होंने पिक कर लिया और उनको शायद कॉन्फिडेंस नहीं भी है, बट हाँ लोग कह रहे हैं तो आई डाउट कि काफ़ी लोग मतलब उस लेवल 2 लेवल 3 पे जाते हैं, पर कुछ लोगों को उसको बहुत शौक होता है। आई मेट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड हमारा बहुत लर्नेड इंडिया है, इफ़ यू आस्क मी। बहुत लोग पढ़ते हैं, बट मैं ये कहता हूँ दैट इट्स नॉट ईजी, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप जिस लेवल की आप रिसर्च कर रहे हैं या आप टेक्निकल कुछ एनालिसिस चार्टिंग कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। मतलब मुझे लगता है दैट एक फंड रूट एक बेटर वे है। आपका हार्ड एंड मनी है। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपका हार्ड एंड मनी है, बिकॉज अगर आपको कुछ करना ही है, मान लीजिए आप कहते हो कि कुछ पैसा मैं डायरेक्टली मैनेज करना चाहता हूँ, कुछ मैं एफ में लगाना चाहता हूँ, तो आपके 100 रुपीज़ में से आप 15% पैसा रख लीजिए, जो 10-12% आप डायरेक्टली मैनेज कर दीजिए, 3 से 5% आप एफ में ले लीजिए, और फिर एफ वाले को जीरो करके रखिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैंने किसी को पैसा बनाते देखा नहीं है वहाँ से। सो आई एम सेइंग आइडिया इज दैट व्हेन यू आर पार्किंग योर फंड्स 85% in a seriously or very well managed mutual funds or managed portfolios, stock portfolios, then वो पैसा आपका over a period of time, अगर वो 10-15% नहीं भी कुछ चील करेगा, वो कवर कर लेगा पैसा आपका। बट वो बाकी का जो पैसा जो आप सोच रहे हो कि आप यू कैन वांट टू मैनेज योरसेल्फ एंड यू कैन मेक गुड रिटर्न, तो वो आप पैसा जो है आप वो परसेंटेज 10-15% रखिए। एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, विच आई सीरियसली फील दैट होनी चाहिए, दैट जब भी आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो देख रहे हैं, उसका एक बार IRR विज़ निफ्टी 50 या निफ्टी 500 के साथ मिला लीजिए। मैंने 85-90% पोर्टफोलियो देखे हैं जो ड्रैग कर रहे होते हैं उससे नीचे। अगर दिस इज, आई नो अपना मैनेज करने का एक अलग एक मज़ा आता है, सब चीज़ें होती हैं, पर उसका परसेंटेज कम रखिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो आपके रिटर्न को हिट कर रहा है, वो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को नीचे लेके आ रहा है। अगर आप 21-22-23 को आप ऐसे बेंचमार्क ईयर बना के रखना चाहते हैं, तो अब आप 24-25-26 भी देख लीजिए कैसा निकला है पिछले 1.5 साल से। तो आप रिटर्न जब से इन्वेस्ट किया, अपना IRR निकालिए विज़ निफ्टी 50 या निफ्टी 500। मान लीजिए आपने 1 Jan 2021 में आपने पैसा लगाया कोविड के बाद, ठीक, और उसमें से उस दिन निफ्टी का लेवल देख लीजिए क्या लेवल है, निफ्टी ने उस दिन से क्या रिटर्न दिया है, आपके पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न निकला है। आपने एक मान लीजिए 10 लाख लगाया, उसकी वैल्यू आज 20 लाख है। निफ्टी का लेवल उस समय आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग निफ्टी का लेवल रहा होगा 13-14 हज़ार, तो उसकी वैल्यू क्या आज देख लीजिए, मुझे नहीं याद अभी क्या लेवल है, पर जो भी लेवल है, तो आपको पता चल जाएगा उनका रिटर्न क्या है और आपका रिटर्न क्या है। जबकि निफ्टी के उस लेवल में भी आपका टोटल वेटेड रिटर्न नहीं आ रहा होगा, बिकॉज उसमें डिविडेंड वाला 1.5% डिविडेंड नहीं लगा लीजिए साथ में ऊपर निफ्टी के रिटर्न में। सो आप उससे कंपेयर कीजिए निफ्टी 500 और 50 के अगेंस्ट आप कहाँ खड़े हैं पूरे पोर्टफोलियो में। कुछ स्टॉक्स आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, एंड आई एम श्योर वो अच्छे कर रहे होंगे। कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो ड्रैगर होंगे, कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत एवरेज कर रहे होंगे, और कुछ बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो आपको पर पोर्टफोलियो लेवल पे देखना है रिटर्न, तो उसके बाद आप देखिए वेदर यू आर डूइंग अ राइट जॉब और नॉट। अगर आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, देन इट्स बेटर कि आप इंडेक्स फंड कर लीजिए। करेक्ट, क्योंकि फिर उस आपका पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा है, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, और आपको खुद ही करना है, तो उसका परसेंटेज कम रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट डायरेक्ट स्टॉक्स, प्लीज, मैं डायरेक्ट स्टॉक के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं कह रहा हूँ इट्स अ सीरियस मनी विच यू आर इन्वेस्टिंग इनटू। मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे पता है बहुत 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 यू नो लर्नेड इन्वेस्टर आते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, सुनते हैं, इट्स अ सीरियस मनी। इफ यू आर नॉट able to beat index, then what is the use of doing it yourself? Then you keep some money where you think that yes, I will like to do 10-15% myself. Remaining let me manage through a managed portfolio, which is a mutual fund. सबसे beautiful route है PMS, आप stocks ही करना चाहते हैं, AIF है, there is various other ways which you can do. कंपनीज पे आते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे दिखते हैं हमको, बट स्टॉक प्राइस वहीं पे आपको दिखेगा कि यू नो उसके कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में कैसे हम जज कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन को कैसे हम जज करेंगे, क्या सही है? अभी मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बोली थी, दैट होता क्या है कि दैट जब सारी चीज़ें हो गई हैं, देन यू सी दैट यार ये तो अर्निंग इसका अच्छा आ रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, द प्राइस इज़ नॉट मूविंग। सो दो तरह का चीज़ें होती हैं। एक तो ऑलरेडी वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं ऑन एन एवरेज इंडियन मार्केट 17-18 के पी पे हम बोलते हैं इज़ अ गुड पी, उसके ऊपर हम थोड़ा बोलते हैं वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। बिजनेसेस में भी ऐसे हैं, एक कंपनी है उसका 30 का पी है, टेक फॉर एग्जांपल,
बट उसका जो अर्निंग नंबर है वो 14-15 ही है। अब वो होगा क्या, कंपनी का प्राइस मूव नहीं कर रहा है, वहीं का वहीं है, तो कंपनी इज गोइंग थ्रू अ टाइम करेक्शन। इसका एग्जांपल मैं सिंपल लेता हूँ जो हमारी निफ्टी के साथ हुआ 2024 नवंबर के बाद से। सो कुछ टाइम तक वो 25,000-26,000 की रेंज में रही, तो उस समय 27 का ट्रेलिंग पी था निफ्टी का। आज कोई 20 के आसपास, आज भी पी कम नहीं हुआ है, 20 के आसपास का ट्रेलिंग पी है, क्योंकि निफ्टी कंस्ट्रक्ट की काफ़ी कंपनियों की अर्निंग्स ही सिंगल डिजिट आ रही है। जितने भी आपकी एफएमसीजी कंपनीज हैं, जितनी आईटी कंपनीज हैं, ग्रोथ ही नहीं आ रही है। तो हुआ क्या, वो टाइम करेक्शन में चला गया। मान लीजिए प्राइस सेम रहा पर अंडरलाइंग अर्निंग, बिकॉज अंडरलाइंग अर्निंग ऐड होती गई आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपका कंपनी टाइम करेक्शन में गया और उसकी वैल्यूएशन रीजनेबल हो गई। जब वैल्यूएशन रीजनेबल होगी तब वो स्टॉक चलना शुरू करता है। दूसरा होता है प्राइस करेक्शन, कि सीधा कंपनी का किसी कारणवश मार्केट गिरी 10-15%, बिकॉज कंपनी इतनी बड़ी हुई थी, उसमें 30-40% का फॉल आ गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। नाउ अब आप उसके पीक पे गए कंपनी के, क्योंकि आपको उस समय लग रहा था दैट ये मल्टीपल तो सेक्टर के हिसाब से रीजनेबल मल्टीपल है, जबकि उसका अर्निंग नहीं आ रहा था कंपनी का। मैंने पीछे एग्जांपल दिया, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से 100 रुपये का स्टॉक अगर है, प्राइस है, और किसी का 10 का अर्निंग आ रहा है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग हो गया 10। तो आपको लग रहा है कि 10 का अर्निंग आ रहा है, ये तो सॉरी इसका 10 का मल्टीपल है, ये तो बहुत रीजनेबल कंपनी है, पर उसका शायद वही अपसाइड था उस इंडस्ट्री का। अगर अर्निंग उसके बाद नीचे होगा तो वो मल्टीपल आपका बढ़ ही जाएगा ना, कम नहीं होगा। पर यही एक कंपनी है, उसका 100 का प्राइस है, उसका जो अर्निंग आ रहा है वो आपका अर्निंग आ रहा है 20 का आ रहा है, तो आपको 5 का उसका प्राइस टू अर्निंग दिखेगा, पर उसका स्कोप ऑफ अर्निंग जो है वो 20 से 30-40 तक जाने का है। तो ये कई बार मिसलीडिंग होते हैं। सो हर वक्त आप प्राइस टू अर्निंग मॉड्यूल पे मत जाइए। सम टाइम लुक एट इट कि दैट पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है और उसका अर्निंग मल्टीपल कैसा है। अच्छा, हर सेक्टर के लिए आपको डिफरेंट पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल्स के लिए आप प्राइस टू बुक यूज कीजिए, क्योंकि वहाँ बुक वैल्यू होती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप ईबी टू बिट्टा यूज कीजिए। एफएमसीजी कंपनीज के लिए या आईटी कंपनीज के लिए प्राइस टू अर्निंग यूज कीजिए। टेलीकॉम के लिए एक वेरिएबल आता है प्राइस टू अर्निंग, तो यूज करते हैं। साथ में हम आरपी यूज करते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना बढ़ रहा है। क्या यूज करते हैं? आरपू, ओके, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स। मतलब मान लीजिए आपका मेरा सबका मिला के, जैसे भारती का अभी 250 के आसपास का है, क्या ये 300 हो सकता है? भाई आज 40 करोड़ लोग हैं, अगर 300 का आरपू हो जाता है और 50 का मल्टीपल आपका आ जाता है, 40 करोड़ इंटू 50, आप देखिए ये टॉप लाइन ही है, बॉटम लाइन में ऐड हो रहा है सारा का सारा। आपका कैपेक्स कितना होगा भारती में? अब 67 जी का थोड़ा बहुत होगा, तो 40 करोड़ यूजर हो गए, और अगर उसमें 10 रुपये भी बढ़ता है तो 400 होता है, और अगर 50 रुपये बढ़ता है तो 2000 हर क्वार्टर, हर मंथ का आपका जो रेवेन्यू स्टेप अप होता है। भाई आप, मैं या कोई और सब मिला के इंडिया में जो लोग उनके यूजर्स फोन कर यूज करते हैं, उसमें एवरेज रेवेन्यू क्या आता है? ये आरपू होता है आपका। इंडिया ही है जहाँ पे 2 यूरो में आपका मतलब आपको मंथली प्लान मिल जाता है। किसी कंट्री में इतना सस्ता प्लान नहीं है आपका। 2 प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स हैं। द डे दे डिसाइडेड कि लेट टुगेदर मेक गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट, डेटा इज लाइक ऑक्सीजन आज की डेट में। तो कल को आपको मेरे को कोई एवरेज रेवेन्यू 500 भी देना पड़ गया, वी विल नॉट माइंड, बिकॉज दिस इज समथिंग जिस पे आज हमारा पूरा नेटवर्क, बिजनेस, पर्सनल थिंग सब बेस्ड है। तो आई एम सेइंग वो कब हो सकता है? आज जियो का प्लेटफॉर्म, मतलब अगेन दिस इज फॉर एग्जांपल पर से, देयर इज नो रिकमेंडेशन। आपने बात करी आरपू की, तो मैंने एग्जांपल लिया। तो जियो का आईपीओ आएगा तो उसमें भारती का भी बेनिफिट होगा। अगेन बिकॉज हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे तो मैंने दोनों एग्जांपल्स लिए हैं। सो आई एम सेइंग डोंट गेट स्टक विद दिस कि दैट मेरी कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, कम है। आप उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट सोचिए, क्या होने वाला है। क्या ये कंपनी इस लेवल पे ग्रो कर सकती है विद कीपिंग ऑल दोस इंडाइसेस इन प्लेस, या मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ इस स्टोरी में क्योंकि सबने बोला आने के लिए। तो डिपेंड करता है। आज देखिए स्पेसएक्स को देखिए, वो 94 प्राइस टू सेल्स पे आया है, प्राइस टू अर्निंग पे नहीं आया। आईपीओ आया उसका 1.7 ट्रिलियन का, अब वो कंपनी 2.5 ट्रिलियन की हो गई है। क्या वो सस्टेनेबल है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता सस्टेनेबल है, बट अब आ रहा है, पैसा आ रहा है। कल को हो सकता है आप जब तक हम बात कर रहे हैं, ये शो आपका आए लाइव आए, वो 3 ट्रिलियन की हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कल को वो 2 ट्रिलियन की हो जाए, 1.5 की हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी प्राइस टू सेल्स है, हर चीज हवा में है। सो आई एम सेइंग लुक एट बिजनेसेस विच आर ग्रोइंग फास्ट, लुक एट बिजनेसेस
विच आर डूइंग राइट जस्टिस, लुक एट बिजनेसेस जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं एंड जिस इंडस्ट्री का आगे फ्यूचर है। अगर आपको लगता है उस इंडस्ट्री का फ्यूचर है और उस बिजनेस में ये कंपनी गेन कर सकती है, देन गो फॉर इट। ओके, अब बात करते हैं बैलेंस शीट्स की। क्या बैलेंस शीट्स और पब्लिक डिस्क्लोजर्स में कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें तो इन्वेस्ट करना नहीं है? जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स का हुआ था कि उसके फाइनेंशियल नंबर्स की बहुत बात चल रही थी, यू नो, एंड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी प्रमोट कर रहे थे। तो इस केस में रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे बच सकता है? कुछ ऐसी मेट्रिक्स हैं कि हाँ ये है तो फिर नहीं करना है? मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा आपको, पर मैं ये बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। एक कंपनी बार बार अपने अर्निंग नंबर डिफाइन कर रही है, हर क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे दे रही है, जो ऐसी थोड़ी बहुत हमारी आर्टिस्टिक कंपनी होती हैं जिसमें एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, मतलब वो डिफाइन कर रही हैं, बट इट्स नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कैश फ्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है आपकी जितनी बैलेंस शीट है। आप एक चीज देखिए, कोई भी एक चीज अलग से दिख के नहीं आएगी सामने से रेड फ्लैग कि हाँ ये चीज ऐसी है। आपको मिक्स ऑफ उसमें देखना पड़ेगा। इस शीट में अर्निंग नंबर्स आ रहे हैं, इस शीट में कैश फ्लो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है पैसा? तब आप विड्रॉल से उसके जब नेक्स्ट साथ में देखेंगे, विड्रॉल में XYZ प्रमोटर ने पैसे निकाले हैं, उसने स्पेशल डिविडेंड्स कुछ पे करे हैं, वारंट्स लिए हैं, या कहीं कुछ स्पेंड किया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हिडन उसमें दिखेंगी नहीं दिखेंगी, यू कैन आस्क फॉर इट। बट आई एम सेइंग इफ इट्स नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कैश फ्लो एंड इवेंचुअली फ्री कैश फ्लो, देन देयर इज अ इशू। अब 100 करोड़ का अर्निंग ग्रोथ है, तो कैश फ्लो में क्यों नहीं आ रहा? कैश फ्लो में 25-30 करोड़ ही आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है? पहला रेड फ्लैग आपका ये। दूसरा रेड फ्लैग आपका कि there is always a dilution of stake in a company irrespective of strong cash flows. प्रमोट डाइल्यूट क्यों कर रहा है जब कैश फ्लोज तो आ रहे हैं, जबकि कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान में नहीं समझ आ रहा है कि दैट कि कुछ करना है। अच्छा, कंपनी में डाइल्यूट नहीं कर रहा, अपना पोर्शन डाइल्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपनी में फंड रेज नहीं कर रहा है। सो दैट्स अगेन सेकंड क्वेश्चन मार्क कि दैट फॉर व्हाट ही इज रिड्यूसिंग हिज कैश फ्लो। इफ द बिजनेस इज सो गुड एंड इफ ही हैज money in his bank, then he should add on to his basket. He should, good business is always buyback. आपने सुना ही होगा ना, अब buyback के ऊपर नहीं आपकी नया मैंडेट भी आ रहा है सभी का। Good business is always buyback. They will never say कि मेरा स्टेक और डाइल्यूट कर दो। अगर मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है, I have cash flows, enough cash flows, why I'll sell my stake to raise, or why I'll sell stake in the company to raise capital. तीसरा again very important is I think counterparty पेमेंट्स आर गोइंग ऑन बिटवीन टू कंपनीज। वो आपको बैंक कैश फ्लो से, बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगी। आपके 2-3 बिजनेसेस हैं, जो इस बिजनेस में जनरेट हो रहा है वो इसी बिजनेस के लिए है ना, आप उसी पर इन्वेस्ट करोगे। अनलेस एंड आप यू आर बाइंग सम स्टेक इन अदर गुड कंपनी एंड आप उसको बड़ा करना चाहते हो, तो काउंटर पार्टी कुछ ऐसी पेमेंट्स हो रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें मिल जाएंगी विच अगेन यू आर राइट, रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, बट प्लीज़ ये नॉइज से बचिए। आज हम ये शो कर रहे हैं, हम यहाँ कोई आपको स्टॉक एडवाइजरी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो बार बार ये प्रोपगेट कर रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स करने चाहिए, PMS करना चाहिए, एफ करना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक्स तभी कीजिए जब आपके पास उतना समय हो। सो प्लीज़ जितना जो चीज़ ज़्यादा चमकती है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। लास्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एबनॉर्मल ग्रोथ इन अ बिजनेस। एक सेक्टर है वहाँ एवरेज कंपनी 15% कर रही है एंड ये कंपनी 25-30% में ग्रो करी जा रही है। अब नॉर्मली अगर कोई बहुत ज्यादा, यस, हम हमेशा अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन मार्क करते हैं, आपको हमेशा ओवर परफॉर्मेंस को भी क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। ऐसा उसने क्या किया कि उसके 99% आए? ऐसे कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं किसी कंपनी का जो भी रिसेंटली हुआ, हाल फिलहाल में? बहुत है, पीछे मनपसंद में हुआ था, 40% से ग्रो करती थी, आपको याद हो तो 2016-17 की बात है। अभी आपने नाम लिया कि ऐसी ग्रोथ आ रही है, पता चले इवेंचुअली देयर वाज नो ग्रोथ ओनली। एक कंपनी होती थी जिसके जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, कमोडिटी में थी, वो एबनॉर्मली ग्रोथ कर रही थी 35-40% से। सेक्टर की बाकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही थी। यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है कंपनी। सो व्हेन यू क्वेश्चन मार्क, एक तो साइज हो सकता है, किसी का साइज मान लीजिए तो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, एक का साइज है 10 लाख करोड़, वो एक स्टेज पे उस
स्टेज पे आके एक लेवल पे ग्रो करेगी। एक का साइज है 100 करोड़, वो हर साल 200 400 500 करोड़ भी ग्रो कर सकती है, बट सेम लेवल की कंपनीज हैं, एक इतना ग्रो कर रही है, एक इतना ग्रो कर रही है, और एक वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ दिखाई जा रही है, देन यू शुड क्वेश्चन मार्क, देन यू शुड गो डीप डाइव, डू लेवल 2 लेवल 3 स्टडी व्हाई इट्स डूइंग दैट। तो ये 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सीडेंट से बच पाएंगे। क्षितिज, वैसे ही छोटी कंपनीज जो होती हैं, पेनी स्टॉक्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कई बार अपर सर्किट हिट करती हैं। कोई अगर शॉर्ट टर्म न्यूज़ आ गया, जैसे मेलेडी के साथ हुआ कि लोगों ने पाले इंडस्ट्रीज को खरीदना शुरू कर दिया ये सोच के कि पाले एग्रो है। तो ऐसे सिचुएशन का बेनिफिट एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे ले सकता है? आई थिंक इसमें जैसे वो काफ़ी लोगों को लगता है ना फोमो, इसमें जोमो होता है। क्या होता है? जोमो। जोमो। जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसमें आपको जॉय ऑफ मिसिंग आउट होना चाहिए। सम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड, इन कंपनीज में लिक्विडिटी नहीं है इतनी, सडनली न्यूज आती है, उस दिन अपर सेकंड में आपको लगता है मिस कर दिया, अगले दिन आप उस ट्रैप में आके फंसते हैं, आप बाय करते हैं, एंड देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू एग्जिट, क्योंकि वो लोअर सर्किट पे रहता है। जिन कंपनीज में एक न्यूज बेस मूवमेंट आती है, ग्रोथ नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, मतलब आप देखोगे हार्डली 15,000 20,000 शेयर का वॉल्यूम, मे बी उससे भी कम का वॉल्यूम होता है, तो आप कैसे इन बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका बहुत हार्ड एंड मनी है, इसके लिए आप सुबह शाम काम करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है बिजनेस में। कोई भी बड़े प्रमोटर्स आते हैं जो अपनी अर्निंग कॉल में आके बात करते हैं, वो गाइडेंस दे रहे होते हैं हम 4-4.5 साल में 5 साल में अर्निंग डबल करेंगे। आप उसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन स्टॉक्स में आप अपना पैसा रातों रात डबल करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं। सो आई थिंक बेस्ट इज यू शुड गो थ्रू ऑल दीज न्यूज, बट समटाइम इट्स ऑलवेज गुड टू मिस ऑन दीज न्यूज। इन्वेस्टिंग है, आप बचपन से बड़े होकर स्कूल कॉलेज में जाके जॉब करते हैं, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, रियल एस्टेट की वैल्यू है, वो अगर बढ़ भी जाएगी एक स्टेज में, रियल एस्टेट चलो अच्छी रियल एस्टेट तो कुछ नहीं होगा, बढ़ जाएगी तो वो फिर स्टेगनेंट रहेगी। इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट इज द अर्निंग ऑफ द कंपनी, उसी के आसपास आपका रिटर्न आएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अर्निंग विल कैच अप विद द प्राइस, कभी अर्निंग विल मूव अहेड ऑफ द प्राइस, कभी प्राइस विल मूव अहेड ऑफ द अर्निंग्स, कभी प्राइस विल कैच अप विद द अर्निंग्स। बहुत अच्छा अगर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी में आने वाले टाइम में, और क्वार्टर लग रहा है 1-2 साल अच्छे आने वाले हैं, तो प्राइस उसे सैल्यूट करेगा और आगे चलेगा, जो आज की अर्निंग है उससे, इन एक्सपेक्टेशन में कि आगे भी बहुत अच्छे क्वार्टर्स आएंगे इस बिजनेस में। और सडनली आप देखेंगे प्राइस बहुत अच्छा है और अर्निंग उस तरह से एक्सपेक्टेशन में नहीं आई, तो अगेन अर्निंग्स बराबर आएंगी, पहले टाइम करेक्शन होगा और फिर प्राइस करेक्शन भी हो सकता है, जो अभी सारी कंपनीज के साथ हुआ पिछले 1.5-2 साल में। हमने दोनों चीजें देख ली, पहले टाइम करेक्शन फिर प्राइस करेक्शन, और अब आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर बिजनेसेस टू डू वेल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो आई थिंक इट इज अवॉइडेबल। गॉट इट। और अब बताइए कि आपका एग्जिट फ्रेमवर्क क्या है? क्या कुछ ऐसा है जो रूल आप फॉलो करते हो अगर किसी स्टॉक से एग्जिट करना है? सो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। एक तो ये कि दैट पोर्टफोलियो में वो गिवन परसेंटेज से ज़्यादा हो गया है। देखिए वी रन अ पीएमएस, उसमें हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी डोंट वांट टू हैव अ सिंगल स्टॉक रिस्क मोर देन 10% व्हिच वी वांट टू कैरी। इन सम केसेस कई बार क्या होता है, वो एक दो स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको टेपर ऑफ करते हैं, हम एग्जिट नहीं करते हैं। दूसरा ये वी हैव गॉन रॉन्ग इन आवर सिलेक्शन, जो आप इंडिविजुअली नहीं कर पाते, आपको लगता है कम से कम मैं अपना प्रिंसिपल तो रिकवर करूं, इट्स बेटर टू एक्सेप्ट मिस्टेक एंड एग्जिट एंड गेट इनटू समथिंग एल्स और मैनेज पोर्टफोलियोज। तीसरा, द कंपनी इज डाइवर्जिंग इनटू समथिंग एल्स, जो पहले कमिट किया गया था, दे आर वेंचरिंग इनटू सम नॉन रिलेटेड बिजनेसेस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द कंपनी, बट वो कुछ और बिजनेसेस में डाइवर्ज कर रहे हैं और उसमें उनका रजिस्ट्रेशन आने में टाइम लग जाएगा। So these are the basically 3 things where we like to trim or exit. Got it. और कोई इन्वेस्टिंग मंत्र आप फॉलो करते हैं जिसका कोई भी कनेक्शन ना हो बुक्स से या फिर एनालिसिस से, बट एक आपका मंत्र कि हाँ ये चीज़ पे आप डटे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? I think I very strongly believe in power of compounding. Very very strongly. अब मुझे लगता है that आपको एक
प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा उस कंपाउंडिंग को लाने के लिए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि दैट जैसे पहले आपके लॉन्ग जेस्टेशन होता था साइकिल्स के, वो नहीं है अब आपको थोड़ा डायनामिकली पोर्टफोलियो मैनेज करने पड़ेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि दैट यू हैव टू कीप ऑन रिव्यूइंग व्हाट यू आर हैविंग इन द पोर्टफोलियो. So I follow a mantra of that most part of my portfolio. Well, आप समझ लीजिए almost you can say 90-95% part of, maybe 90%, more than 90% part of my portfolio through managed portfolio only. I don't buy stocks. I'm not allowed to buy stocks now. I don't buy stocks. But अगर मेरे पास कुछ पैसा आता भी है, अगर मैं portfolio, तो मैं divide करता हूँ अपने म्यूचुअल फंड और PMS के बीच में ही. I do that. 50% mutual fund, which 50% PMS. That's what I do. So mantra is only one. Follow the process. Be disciplined, and do a managed portfolio. That's my mantra. क्षितिज, अगर 15 साल पीछे जाकर आपको खुद को एक एडवाइस देनी होती, सिर्फ एक एडवाइस जो आपने इतने सालों में सीखी है, तो वो क्या होती? 15 साल तो नहीं, पर 2008 में अगर देनी होती तो मुझे समझ आना चाहिए था तब कि जो चल रहा है उस पर नहीं चलना चाहिए था मुझे. बिकॉज आई टोल्ड यू आई मेड लॉट ऑफ लॉसेज इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड आई शुड हैव फॉलोड अ प्रोसेस. अगर स्टॉक्स करने भी थे तो सोच समझ के मुझे डालने चाहिए थे, और साथ में मैनेज पोर्टफोलियो में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए था. उस समय मैं मैनेज पोर्टफोलियोज में कम था, डायरेक्ट स्टॉक्स में ज़्यादा था. सो मैं ये एडवाइस देता दैट irrespective of now being a part of this industry, I still feel managed portfolios are capable of doing better. आपको पता है there are more than 13 म्यूचुअल फंड जिनका NAV 1000 है. तो म्यूचुअल फंड शुरू होता है 10 के NAV से. तो there are म्यूचुअल फंड which has given 100 times returns. अब 100 बैगर्स की बात कर रहे थे अभी मेरे से कुछ टाइम पहले, मैं आपको म्यूचुअल फंड दे रहा हूँ जो 100 बैगर्स हैं. सो मैं यही एडवाइस देता दैट यू नो लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, एटलीस्ट कीप योर इन्वेस्टमेंट सिंपल. कीप इट सिंपल. Rather than doing it yourself, do a managed portfolio. And if you want to do it yourself, then I should have time to do that. थैंक यू सो मच क्षितिज. आई थिंक मुझे जितना मज़ा आया है आपके साथ ये पॉडकास्ट करने में, ऑडियंसेस को और मज़ा आएगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से सारे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया है एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से, मुझे बहुत मज़ा आया. एंड थैंक यू सो मच. आई थिंक हम वापस से एक और पॉडकास्ट प्लान करेंगे और जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की उसको और इन डेप्थ समझेंगे. श्योर, थैंक यू. वन लास्ट थिंग, ये जो आइडियाज़ जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, दैट्स इट. ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने की हैं. देयर इज़ नो स्टॉक रिकमेंडेशन. सो दीज ऑल आर आइडियाज़ फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच क्षितिज. थैंक यू. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.